गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंथैल्पीज ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पीज फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या, एंथैल्पी चेंज कैसे होती है और क्या मतलब होता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन का। बेटा देखो, अभी जो थोड़ा सा पोर्शन है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में दिया है पेज नंबर 74 से 75 तक। ये दो पेज जो आपको दिया हुआ है बच्चों, ये दोनों पेज में आपको कुछ भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एकदम लर्न करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तुम समझने के लिए दिया हुआ है तुमको ये। हाँ, इसमें से कभी कभी डेफिनेशन आ सकती है। तो जैसे देखते हैं हम, एंथैल्पीज फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बेटा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आता है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कि अगर मैं फ्यूजन की बात करूं, इसमें फ्यूजन भी आ जाएगा। फ्यूजन के साथ में इसमें वेपराइजेशन भी आ सकता है। ठीक है, सब्लिमेशन भी आ सकता है, सब्लिमेशन। ठीक है, मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में ही कहा था बेटा कि इस टाइम पे आपको टेक्स्ट बुक आपके साथ रखना पड़ेगा। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक अगर साथ में रख के पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर टेक्स्ट बुक साथ में नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। देखो यहाँ पर, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन। और वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस स्टेट। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं वाटर लेता हूं, मेरे पास वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ये 1 मोल वाटर को 1 मोल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भाई यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें। देखो, ये सॉलिड फॉर्म का वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म का वाटर है, इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी रहेंगी H1 और इसकी एंथैल्पी रहेंगी H2। इन दोनों में चेंज इन एंथैल्पी रहेगा H2 माइनस H1। बराबर है। तो इसका चेंज इन एंथैल्पी आता है +6 के अप्रोक्सीमेट, +6 किलो जूल के करीब करीब आता है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो बच्चों, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको +6.01। कितना दिया हुआ है, +6.01। ये है इसकी एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो ये हो गया +6.01। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। यानी अगर मैं एक मोल, मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा, 1 मोल, 1 मोल आइस को अगर हम 1 मोल वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब सम एनर्जी अपने को रखती है। समझ में ना, सम एनर्जी हमको रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है कि नहीं है, क्लियर है यहाँ तक का। तो इसको, ये डेल्टा एच जो है, ये डेल्टा एच, ये डेल्टा एच को अपन ऐसा भी लिखते सकते हैं, डेल्टा एफ एच, या एफ यू एस भी लगा सकते हैं। डेल्टा फ्यूजन का एच और एच। तो बेटा ये हो गया एंथैल्पी चेंज +6.01। दिमाग में आ गई यहाँ तक का बात है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो ये था एंथैल्पी फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बातें। अब मैंने इसमें फ्यूजन बताया, वैसे ही बेटा अपन देख सकते हैं, अगर मेरे पास H2O वेपराइजेशन के लिए देखना है तो वेपराइजेशन कब होता है बच्चों, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। तो मेरे पास H2O अगर लिक्विड है और इसको H2O गैस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर फिर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज होगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा डेल्टा वेपर एच किसके बराबर आता है, नियर अबाउट 40 किलो जूल के करीब करीब आता है। ये 40 आता है कि कितना आता है, ये आता है 40, यस 40 किलो जूल के करीब करीब आता है ये, अप्रोक्सीमेट 40 किलो जूल के करीब करीब आता है। तो ये इसको बोलेंगे डेल्टा वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन। ये थी एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन। बराबर है बेटा। तो इनकी देखो कुछ डेफिनेशन दी हुई है, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है बच्चों, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर देखो तुम्हारी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, देख सकते हो आप, पेज नंबर 74 आपकी बुक में निकालो, पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पे टॉप पे देखो आप, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन करके कुछ हेडिंग दी हुई है, और इस हेडिंग में आपको डेफिनेशन दी हुई है। देखो, एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड, बराबर है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दिया है बेटा, ये डेफिनेशन आप याद रखो, इसको टिक कर लो। 1 मार्क के लिए कभी डेफिनेशन आई तो लिखना, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैंने पहले ही बताया कि अभी जो अपन पढ़ेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है कि नहीं है, आज सब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात होंगी इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, दिमाग में आगे बातें। वैसे देखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है।
It is the enthalpy change accompanies vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखो इसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप। ऊपर वाले एग्जाम्पल पे देखो एक 6 का एग्जाम्पल दिया है, नीचे वाले में देखो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में 2 एग्जाम्पल दिया है, H2O लिक्विड से H2O गैस, और नीचे देखो H2O लिक्विड से H2O गैस। एक में 40 किलो जूल का दिया है, एक में 44। तो बेटा उसमें क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस जब ये डिफरेंस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर कर रहे हो आप तो थोड़ी कम एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 4 किलो जूल तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने में लग रहा है, इसलिए वहां पर 44 आया, 43 जाओ फिर। बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रही है बातें? ये दोनों बातें होगी। बाद में देखो एक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, दिख रहा है आपको? सब्लिमेशन, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी दिया हुआ है आपको। तो डेफिनेशन वैसी है, कुछ चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर मैं सब्लिमेशन की बात करूं, सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन की बात करूं तो सब्लिमेशन में कैसा होगा बेटा, H2O डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट होके ये बनेगा H2O गैसियस फॉर्म में। बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर जो अगर मैं सब्लिमेशन की करूंगा तो डेल्टा सब्लिमेशन H, इसका कितना होगा, वो दोनों का एडिशन के बराबर होगा, ये नियर अबाउट ये होगा 51.08 किलो जूल। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 44 लेना वाला है, यही वाली है जो लोगे ना, 40 नहीं लेना, 44 वाली लेना, क्योंकि टेम्परेचर भी होगा ना, सब्लिमेशन टेम्परेचराइज होगा, गैसेस फॉर्म में जा रहा है, तो इसलिए 44 वाली लेना। ये 44 वाली और ये 6 वाली अप्रोक्सीमेट 50 आता है, तो वही थोड़ा बहुत अप डाउन 51.08। समझ में आ रही बच्चों बातें? तो देखो मैंने अभी बताया आपको, हेडिंग जो है, ये जो मैंने हेडिंग डाल के रखा है एंथैल्पी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, बेटा इसमें से कोई ऐसा कोई परफेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। इसमें से सिर्फ डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और अगर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो, मुझे पता है। क्या बोलते हैं? बराबर है कि नहीं बातें? समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गई बातें। अब इसके देखो, इसके बाद में क्या है बेटा, एंथैल्पी, देखो वो हो गया पूरा पोर्शन, नीचे का वो बॉक्स वॉक्स बना के वो कुछ करना नहीं है। नीचे देखो एंथैल्पी फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज दिया है, एंथैल्पी फॉर मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक चेंज। तो उसमें देखो आप पहला दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन तो आप जानते हो, ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन था, वहां पर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। भाई आयनाइजेशन क्या, एंथैल्पी को अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, जो हमने 11वीं में पढ़ा था, आईपी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद होगा तुमको, मैंने बहुत बार बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी तो अपना पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर, तो एंथैल्पी फॉर आयनाइजेशन, तो उसमें देखो एक दिया हुआ है, आयनाइजेशन 2 टाइप के होंगे, एक तो Na से बनेगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा, या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली भी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। बराबर है बच्चों? तो इस टाइम पे जो चेंज हो रहा है, इस टाइम पे जो चेंज हो रहा है डेल्टा एच, डेल्टा एच आयनाइजेशन, ये कितना दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, 494। कितना दिया है, 494। इसको आयन का टैग लगा दो, 494 किलो जूल। बराबर है? और ये होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Eg लगा दो इसके लिए। इसका कितना होता है, -349। इसका होगा -349 किलो जूल। समझ में आया बच्चों? ये भी एक दिया हुआ है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो भी एंथैल्पी चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो भी एंथैल्पी चेंज होती है। अगर कोई लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो भी एंथैल्पी चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो भी एंथैल्पी चेंज होगा। हर कुछ भी करो आप, एंथैल्पी चेंज होना निश्चित है। समझ में आई नहीं आई बातें? समझ में आया था काम? अब देखो इसमें तुम्हारी बुक में और कुछ दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पेज नंबर 75 पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 75 पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में देखो बेटा, क्लोरीन Cl2, डेफिनेशन तो वैसी है बेटा, डेफिनेशन एक ही एक पैटर्न में याद कर लो, याद होगा। Cl2 देखो बेटा, Cl2 एटमाइजेशन में Cl2 का 2 क्लोरीन अलग अलग करना है, या मीथेन है, एक कार्बन प्लस चारों हाइड्रोजन अलग अलग करना, यानी उसको क्या किया हमने, एटम फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इस टाइम पे भी एंथैल्पी चेंज होती है। तो बेटे Cl2 के इसमें 244 की हो रही है, यहाँ पर कितने का होता है, डेल्टा एच चेंज 242 किलो जूल का होता है एक मोल के लिए। याद रखना हमेशा एक मोल के लिए ही लिखा जाता है, इसलिए तुम्हारी बुक में ऐसा भी लिखा होगा केजे पर मोल, बराबर है, या मोल इनवर्स ऐसा भी लिखा होगा तुम्हारी बुक में, ठीक है कि नहीं है? तो एंथैल्पी फॉर एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, एटम में। यहाँ पर भी देखो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए एटमाइजेशन बोलेंगे। इसका कितना दिया हुआ है, 1660 किलो जूल। बराबर है कि नहीं? कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच 1660 किलो जूल मोल पर मोल। समझ में आ रहा है बच्चों? दिमाग में आ रही है बातें? क्लियर है?
कोई परेशानी इसमें नहीं है? भाई मेरा काम है हमेशा पूछना, मैं पूछते रहता हूँ, अब आप लोग बताते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते हो प्रॉब्लम जा रही है तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, याद रखना। आप लोग बहुत अच्छे हो, आपको टाइम मिल रहा है लॉकडाउन में भी पढ़ने का। परेशानी हमको भी बहुत आती है, इस वीडियो बनाने में बहुत झंझट होती है। एक लाइव। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे कि हम बोल रहे थे यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, वैसे ही एंथैल्पी एटमाइजेशन है, बॉन्ड तोड़ते हैं यहाँ पर जब जाके ये एटम में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे NaCl को मैंने एक ले लिया है, उसको पानी में डिसॉल्व किया है। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ तुमको कैसा रहता है ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे देखो ये बीकर है, बीकर में वाटर है और यहां से हमने NaCl को सॉलिड को इसमें डाला है। जब ये NaCl सॉलिड अंदर जाता है तो Na पॉजिटिव और यहाँ पर क्या बनता है बेटा, Cl निगेटिव बनता है। वाटर के मॉलिक्यूल इसके आजू बाजू आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, 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 यहाँ पर एक वाटर। क्योंकि बेटा वाटर में रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है निगेटिव चार्ज, इसलिए अपोजिट चार्ज होने के कारण अटक जाते हैं यहाँ पर। अगर क्लोरीन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच होगा, यहाँ पर Na पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन से अटैच होगा। बस समझ में आ गई बात। तो ये होता है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में देखो बेटा आपको दिया हुआ है कि जब दो आयन बनते हैं, जैसे देखो स्टेज 1 में एक लिया है MX करके लिया हुआ है, दिख रही है आपकी बुक में MX करके लिया हुआ है। तो वहां पर MX का एग्जांपल लिया है, तो देखो पहले MX जो रहता है ये आयन कन्वर्ट होके M पॉजिटिव प्लस X निगेटिव बनेगा। फिर ये जो होता है M पॉजिटिव जो रहता है ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिलेगा और क्या क्या बनेगा, M H2O X टाइम्स पॉजिटिव। फिर वैसे ही ये बनेगा, अगर X निगेटिव ज्वाइन हो रहा है तो प्लस H2O, ये Y टाइम्स ले लेते अपन, तो क्या बनेगा X H2O Y टाइम्स। बराबर है कि नहीं है? तो ये अटैच होते हैं, कुछ ऐसा बताया। तो इस टाइम पे भी एंथैल्पी चेंज होती है, इस टाइम पे भी। तुम्हारे इसमें बुक में थोड़ा अलग बना के दिखा है, कोई परेशानी नहीं है, आपको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं उसमें। तो यहाँ पर देखो एंथैल्पी चेंज NaCl अगर डालते हैं तो NaCl का सोल्यूशन का पूरा एंथैल्पी आता है +4 किलोजूल पर मोल। यानी जब NaCl पानी में जाता है तो NaCl पहले ब्रेक डाउन होगा, फिर ब्रेक डाउन होने के बाद Na के आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल झूमेंगे, क्लोरीन के आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल झूमेंगे, जब जाके टोटल मिलता है 4, पूरा सॉल्यूशन आता है 4 का। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? तो ये रही यहाँ पर हमारी कहानी इसकी। अब देखो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहां तक मैंने जितना भी पढ़ाया ये पूरा आपका जो है जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, आपकी बुक में इतना टिक कर लेना आप यहां से यहां तक का। ठीक है, अभी तक मैंने बेटा ये लेक्चर के स्टार्टिंग से लेके तो अभी तक जितना ही बताया सब हमारे सिर्फ ज्ञान है, दिमाग में रखना है, ऐसी ऐसी बातें होती है। आएंगी तो ज्यादातर डेफिनेशन आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला है। अब हम स्टार्ट करें थर्मोकेमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है थोड़ा, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है और कैसे चलता है देखेंगे। तो बेटा देखो थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया इसने। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, तो केमिकल रिएक्शन में जैसे A टाइम्स ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ B गिव्स C टाइम्स ऑफ C एंड D टाइम्स ऑफ D, बराबर है। तो जब रिएक्शन होती है तो एंथैल्पी चेंज होता ही है। तुम्हारे बुक में भी कुछ ऐसा ही एग्जांपल लिया हुआ है, बराबर है, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एंथैल्पी चेंज होता है। तो जब रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होती है तो उसको अपन यहाँ पर रिएक्शन का टैग लगा सकते हैं। ये हमको अभी फिलहाल मालूम नहीं कितना हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। समझ में आया? अब इसको निकालने का तरीका कैसा है, डेल्टा एच, इसको निकालने का तरीका है सब्लिमेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बराबर है कि नहीं है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मैंने लिख दिया ऐसा शॉर्टकट तरीके में, और दूसरा दिया है सब्लिमेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में कौन रहेगा, अच्छा प्रोडक्ट कौन था हमारा बताओ मुझे, सी और डी प्रोडक्ट रहेगा, बराबर है। तो देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कैसी रहेगी, सी और डी की, देखो सी टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ डी, ये हो गया प्रोडक्ट का,
माइनस क्या रहेगा बेटा, ए टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ बी। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक का? कोई परेशानी इसमें? तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी फॉर रिएक्शन एच। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? निकालने का तरीका समझा? वैसे एंथैल्पी फॉर रिएक्शन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये तरीका लेकिन अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है ये तरीका अच्छा? क्या प्रॉब्लम है इस तरीके में? देखो भाई, एच एंथैल्पी फॉर सी जो रहती है, कैसे निकालोगे आप? मैंने तो पहले ही बता चुका आपको, किसी भी मॉलिक्यूल की अपन एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, हम चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ये निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये निकालना बहुत मुश्किल है भाई। जब इनको एच ए एच डी एच ए एच बी एच सी हमको कुछ भी नहीं निकाल सकते हम, तो भाई जब ये नहीं निकाल सकते आप तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे? तो ये तरीका तो है, लेकिन ये तरीका हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इससे हम नहीं निकाल सकते। वैसे देखा जाए, अगर ये डेल्टा एच जो रिएक्शन है, अगर ये डेल्टा एच रिएक्शन वाला, अगर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, और ये डेल्टा एच रिएक्शन का अगर वैल्यू अगर निकाल लिया हमने निगेटिव आती है, तो अगर पॉजिटिव आई इसका मतलब ये रिएक्शन थी एंडोथर्मिक रिएक्शन थी है, और निगेटिव आई इसका मतलब ये रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन फिलहाल इसको निकालने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है, परेशानी है। ठीक है, तो भी हमारे पास इसको निकालने के कुछ और एक्स्ट्रा के तरीके हैं, अलग रास्ते निकालने के। जैसे फॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं। याद रखना, मैं 3 तरीके बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं, एंथैल्पी फॉर बॉन्ड यानी बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से निकाल सकते हैं, और तीसरा एक तरीका है हेजेस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। हेजेस लॉ बोले तो कोई दूसरी रिएक्शन का पता रहेगा, उससे एक रिएक्शन का निकालना मैं बताऊंगा, सबके तरीके बताऊंगा। तो अब एंथैल्पी थर्मोकेमिस्ट्री समझ में आ गया बच्चों? क्या थर्मोकेमिस्ट्री का एम क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करती है, और जब भी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है तो फिर ये तरीका है, और ये तरीका हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर enthalpy change for the reaction is positive, then the reaction is endothermic. If it is negative, then reaction is exothermic. बराबर है कि नहीं है? लेकिन ये तरीके से हमको निकालना प्रॉब्लमेटिक है। हमारे पास दूसरे 3 तरीके हैं। पहला है एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से निकालना, दूसरा है बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से निकालना, और तीसरा है हेजेस लॉ की मदद से निकालना। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? अब देखो, इसमें तुम्हारी बुक में दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन, वो सब छोड़ो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये हमारे पूरा कोई काम का नहीं। लेकिन देखो पेज नंबर 76 पे एंडिंग में दिया हुआ है आपको एक बात है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बस यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से बातें रहेंगी। तुम्हारे बुक में कई चीजें ऐसी भी दी हुई है, थोड़ा इधर उधर टाइम पास वाली दी हुई है, लेकिन हाँ याद रखना, अपने को डायरेक्शनल स्टडी करना है और सब परफेक्ट करना है। इसलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने दो। आज के लेक्चर में मैंने जितना बताया इसमें से पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आज सिर्फ तुम्हारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम था, इसलिए हमने आज जो भी पढ़ा है सिर्फ वो नॉलेज बढ़ाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हमारे लिए इतना ही रहने दो, और ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, और नमस्ते। कोई टेंशन नहीं लेना, सब बराबर होंगे। ठीक है, बाय बाय।